Second topic of the chapter, the modern period. The topic is based on developments around the world. Okay, तो अब ये देखना है कि मॉडर्न पीरियड में दुनिया के सामने किस प्रकार की दुनिया में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले, डेवलपमेंट देखने को मिला है, हम उसकी जिक्र यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बिना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिस्कस किए दुनिया में हम डेवलपमेंट्स को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मॉडर्न पीरियड का सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट था, जो कि इंग्लैंड से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता गया, चलता गया। लोग उससे प्रभावित हुए और दुनिया का हर एक कोना जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ टेंड किया है। So first, most significant event that took place during modern period was industrial revolution. As I have told, जैसा मैंने आपसे कहा कि दुनिया की डेवलपमेंट देखना है तो हम जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पॉइंट आउट नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की डेवलपमेंट, तब तक हम उस डेवलपमेंट को एज्यूम नहीं कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें रिकॉग्निशन करना है तो आप देखते हैं कि आपके आसपास में कई सारे ऐसे गुड्स हैं जो मशीन मेड गुड्स हैं। जो कपड़ा मैं पहन रखा हूँ मशीन मेड गुड्स है, ठीक है। आप जो पैकेज फूड इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान में वो मशीन मेड गुड्स है, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो या खेलने की वस्तु हो या फिर दूसरे टूल्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज हो रहा है। आज ट्रैक्टर है और भी बहुत सारा टूल्स हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज हो रहा है, थ्रेशर हो गया। ये सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारे आसपास में है। आज ट्रांसपोर्टेशन में आप रोड ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, रेलवेज देख रहे हैं या फिर एयरवेज भी आप देख रहे हैं या वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल आप ले रहे हैं। सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ये चीज बदलाव देखने को मिला है। कम्युनिकेशन सेक्टर में आते हैं तो हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में पहले क्या था, लोग जो है पत्रवाहक के द्वारा लेटर वगैरह भेजा करते थे, संदेश भेजा करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद कबूतर का इस्तेमाल किया गया, फिर फास्टर। फिर आपको स्मोक का भी यूज किया गया है। अमेरिकन हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि अमेरिकन हिस्ट्री में कि वो स्मोक वगैरह का ट्राइबल पीपल्स जो थे अफ्रीका के, भारत के या अमेरिका के, वो स्मोक का भी इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन मॉडर्न डेज में क्या है, हमारे पास पोस्टल सर्विस आया, टेलीग्राम आया और आज हमारे पास इंटरनेट है जहां पे हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अपने मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के द्वारा, मोबाइल कन्वर्सेशन के द्वारा। इवन बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो अपने संदेश को भेजने के लिए आज हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड मेनी मोर लाइक दैट। बहुत सारे, ये सब कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ही संभव हो सका है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में देखने को मिला, साथ साथ हैंडीक्राफ्ट। पहले लोग क्या करते थे, कपड़े बुनते थे, हाथों से बुना करते थे, तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स होते थे, वो आर्टिजन्स, वो लोग ऐसा काम करते थे। लेकिन आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कपड़े जो हैं इंडस्ट्री में सही बुन के आ रहे हैं, अलग अलग डिजाइन हैं, वेरिएबल डिजाइन हमें देखने को मिलता है, उसमें से हम ऑप्ट करते हैं और जो अच्छा लगता है हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है दुनिया के सामने, जिसके बिना हम मॉडर्नाइजेशन को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस। मैंने पहले भी कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो है वो आपका हुआ है, कब से हुआ है, तो वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। 18th सेंचुरी में आपका जो है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंसेप्ट शुरू हो चुकी थी वहां पर, और वहां से ही फ्लॉरिश होकर अलग अलग जगहों में दुनिया के अलग अलग कोने में फैलता चला गया है। So as you have seen in board, first topic is industrial revolution. That means how you are going to define about the industrial revolution. The very first line, the process of change. The process of change. किस प्रकार का बदलाव, कहां से बदलाव होगा, तो from an agrarian or handicrafts economy to industry and machine manufacture. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया थी जो कि एग्रारियन इकोनॉमी या फिर हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी से जो है वो चेंज करता है, बदलता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ लेकर आता है। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम इन्वोक कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वोक किया जा रहा है, इंडल्ज किया जा रहा है।
जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं करेंगे तो दिस टाइप ऑफ चेंज कैन नॉट बी अकर। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं होगी तो हम ये चेंजेस जो है एग्रारियन और हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी में बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। हमें मिलेगा क्या फिर इंडस्ट्री नहीं है तो फिर जो फर्दर जो जॉब कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में वही हमें काम करने को मिलेगा। देखिए एग्रारियन इकोनॉमी अपने आप में एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एक स्टैंडर्ड टर्म है जिसका मतलब है इकोनॉमी विच आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इकोनॉमी विच आर बेस्ड ऑन agriculture product, it includes sell and purchase of agriculture commodity, trade of agriculture commodity, तो वो कहलाता है agrarian economy। and the handicraft economy that means मैंने पहले बोला कि पहले कपड़े बुनते थे लोग हाथों से, तो artisans who were in a habit of producing clothes with the help of their hands, they are called as they are taken as the term was taken as handicrafts economy। मतलब उस समय के जो बुनकर होते थे आर्टिजन्स कपड़े बुनने वाले हैंडीक्राफ्ट्स, वो हाथों से कपड़े बुनते थे और हाथों से कपड़े बुन करके उसका सेल एंड परचेज और ट्रेड किया करते थे। तो दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट्स इकोनॉमी। जो बदल रहा है इंडस्ट्रीज में, नाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री, क्लॉथ्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री, वी आर गेटिंग मशीन मेड क्लॉथ्स। तो ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ चेंज हुआ। ये बदलाव कैसे हुआ? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इस प्रकार की चेंजेस देखने को मिला है। यहां टर्म है एग्रारियन इकोनॉमी। एज आई एम टेलिंग, जैसे कह रहे हैं कि एग्रारियन इकोनॉमी जो है इंक्लूड करता है इकोनॉमी व्हिच आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, sell and purchase or trade of agriculture commodity is called as agrarian economy। and the second next point is इंपॉर्टेंस ऑफ, इसी टॉपिक के अंतर्गत में है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस भी होगी और कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, very first point led to significant advancements in the field of agriculture, technology, mining, transport and manufacturing। मैंने शुरुआत में समझाने के दौरान ही कहा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव देखने को मिला है, माइनिंग में बदलाव देखने को मिला, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बदलाव देखने को मिला, कम्युनिकेशन में बदलाव देखने को मिला, टेक्नोलॉजी में बदलाव देखने को मिला। हर एक फील्ड को इसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने प्रभावित किया है, उसमें बदलाव किया है, उसमें विकास लेकर आया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर प्राचीन समय में चले जाएं तो लोग स्टोन टूल्स का प्रयोग करते थे, फिर लकड़ियों का टूल्स प्रयोग करना शुरू कर दिया और फिर वो बैलों के सारे खेत जोतना शुरू करते थे। पर वर्तमान में ये सारा चीज बहुत कम, जो स्टेट थोड़ा सा एडवांस है वहां पाएंगे कि बैल के जगह पे आप ट्रैक्टर यूज करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूड क्या हुआ, चेंज हुआ, बदला। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि आपका एग्रीकल्चर फील्ड में इंडल्स कर दिया, डिफरेंसेस डेवलपमेंट्स लेकर चलाया। हमारे पास हाई यील्डिंग सीड्स है ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास फर्टिलाइजर्स है, मैन्योर है, ये सब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के वजह से हम यूज करते चले आ रहे हैं। सिमिलरली आपका जो है आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिला है, माइनिंग इंडस्ट्री में देखने को मिला है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैंने पहले इस पे सारा पे जिक्र कर रखा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में जहां लोग जो है पहले बुलक कार्ट का व्हील का प्रयोग डिस्कवरी हुआ, बुलक कार्ट का प्रयोग करने लगे। आज हम लोग जो है रोड ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, डीजल एंड पेट्रोल इंजन पे काम कर रहे हैं, हमारे पास एयरवेज हैं। सो ऑल दीज आर फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ऑल दिस डेवलपमेंट्स इंक्लूड्स ओनली विद ऑल दिस डेवलपमेंट्स are in the world only because of industrial revolution। Next point is a drought, industrial revolution, drought changes इंडस्ट्रियल। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर माइनिंग या ट्रांसपोर्ट में बदलाव नहीं किया, हमारा सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर दिया। क्या है, हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। देखिए अगर इकोनॉमी कैसे हमारा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इकोनॉमिकल लाइफ को कैसे प्रभावित किया, तो पहले लोग जो हैं टूल्स का प्रयोग कर रहे थे, स्टोन टूल्स का, तो प्रोडक्शन इज लेस फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। बट वंस वी यूज्ड high yielding seeds, fertilizers, manures and modern method of agriculture, तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया। सिमिलरली ये हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन को, वी हैव सेवरल न्यू टेक्नोलॉजी जिसके वजह से राजनीतिक जीवन में भी चेंजेस लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बदलाव लेकर आया। पहले पेपर वर्क हो रहा है, आज ऑनलाइन सारा काम हो रहा है। तो एवरीथिंग ऑल दीज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आ जाएं, became a reason for competition which arose among various European countries and finally this led to colonization. अब ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो गई और ये कंपटीशन जो है यूरोपियन कंट्रीज के बीच में रही, जिसके वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने कंपटीटिव माइंड्स होते हुए अलग अलग कॉन्टिनेंट में अपनी कॉलोनी स्थापित करना शुरू कर दिया। तो industrial revolution also become a reason for the establishment of colonization, establishment of colony, ठीक है। और the next point is colonization further provide trade settlements and raw materials। अब जैसे मान लिया जाए यूरोपियन कंट्रीज एशियन कॉन्टिनेंट में आई, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आई, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में गया, तो वहां पर जहां पर भी इसने, जैसे ब्रिटेन ने भारत पे अपनी कॉलोनी बनाई, तो भारत में जो रॉ मटेरियल्स है उसे क्या क्या यूज करना शुरू किया, कैसे यूज किया, तो ट्रेड सेटलमेंट, व्यापार, मतलब वहां व्यापार करने के लिए आई, वहां रही और वहां के बाद वहां पर जो है वहां की रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करना, परचेस करना शुरू कर दिया। तो ये कॉलोनाइजेशन के वजह से ट्रेड सेटलमेंट देखने को मिला भारत में और रॉ मटेरियल का यूज इन लोगों ने आसानी से किया, ओनली बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन। Now European countries such as Spain, Britain, पुर्तगाल, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, ये सभी जो है एशिया और अफ्रीका में अपनी अपनी कॉलोनी बनाने लगे ताकि वो वहां पर से वहां के रिसोर्सेज, जहां पर भी यूरोपियन कंट्रीज अपनी कॉलोनी बनाएंगे वहां पर से ये चाहेंगे कि मच बेटर बेनिफिट्स अटैन करें, वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और उससे जो है जो फाइनल गुड्स तैयार होगा उसे डिफरेंट मार्केट्स, अपने कॉलोनियल मार्केट्स में भी उसे सेल आउट करें। ये इस पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कंपटीशन हो गया कि उसे अधिक से अधिक बड़ा साम्राज्य बनाना है, इंपीरियलिस्टिक इंपीरियलिस्टिक अप्रोच को अटैक करना है ताकि उसका साम्राज्य बड़ा हो, और साम्राज्य बड़ा होगा तो वो अधिक से अधिक ट्रेड बेनिफिट्स अटैक कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर, समझना है कि कॉलोनी था क्या, मैं बार बार यूज कर रहा हूं कॉलोनी, कॉलोनाइजेशन। तो व्हाट इज कॉलोनी? तो कॉलोनी जो है टर्म यूज फॉर अ रीजन, एक जगह के लिए, एक क्षेत्र के लिए क्या यूज किया जा रहा है, कॉलोनी शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है। रीजन सेटल्ड इनटू अ कंट्री और अ कंट्री दैट वाज रूल्ड बाय अनदर पावरफुल कंट्री। मतलब ये कॉलोनी क्या है, एक प्रकार का रीजन है, क्षेत्र होता है जहां पे एक कंट्री आकर सेटल कर जाती है दूसरे कंट्री के ऊपर, उस क्षेत्र के ऊपर, और वहां पे शासन करना शुरू कर लेती है, वहां के रिसोर्सेस को यूज करना शुरू करती है, और फिर हिंदी में उसे उपनिवेश कहते हैं। देखिए निवेश, जहां पे इंसान जन्मा है, पैदा लिया है, पढ़ा लिखा है, उसके माता पिता जहां से बिलोंग करते हैं, उपनिवेश, ठीक है, निवास स्थान। उसके बाद वो निवेश, तो निवास स्थान से जुड़ा उपनिवेश कर दिया, तो वहां पे क्या हो गया, दूसरा वैसा जगह जहां पर वो काम कर रहा है, जहां से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो कॉलोनी बनता, कॉलोनी उसे कहा जाता था। तो कॉलोनी पर जो है अप्रोच इन लोगों ने लगाया कि उस पर हम क्या करेंगे, रूल भी करेंगे, पॉलिटिकल पावर अटैन करेंगे, अपनी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट खुद को रखेंगे ताकि वहां के रिसोर्सेज, वहां के लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल भी बनाकर रख सके। Now we have a next term, that is what is imperialism. Imperialism को हिंदी में कहते हैं साम्राज्यवाद। तो imperialism क्या एक प्रोसेस होता है जिसमें एक कंट्री अपनी पावर दूसरे कंट्री के ऊपर एस्टैब्लिश करती है, उसे हम लोग imperialism। तो ये imperialism कुछ नहीं है, इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच अ कंट्री enforces their power on another country, दूसरे देश के ऊपर अपने ताकत को थोपती है, उसे हम लोग इंपेरियलिज्म कहते हैं। इम्पैक्ट, इंपेरियलिज्म का इम्पैक्ट दुनिया पे क्या पड़ा, कॉलोनियों पर क्या पड़ा, वो देखते चले जाइए। इम्पोज पॉलिसीज टू मेक आउट लार्जर बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द कॉलोनी। जैसे देखिए भारत कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इसने क्या किया, भारत के ऊपर कई सारे पॉलिसीज इंपोज की, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, बंगाल सेटलमेंट हो गया, परमानेंट सेटलमेंट की बात कर ले, इंडियन एक्ट ऑफ 1859 की बात करें, या उसके पहले चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इंडियन एक्ट ऑफ 1909, इंडियन एक्ट ऑफ 1919, ये सारे पॉलिसीज रहे हैं, या फिर रॉलेट एक्ट की बात कर लीजिए, ये सब पॉलिसीज
रहे हैं, जो कि कॉलोनियल, जो कि क्या हुआ, इंपेरियलिस्टिक कंट्री ने कॉलोनीज के ऊपर इंपोज किया। क्यों किया? टू मेक आउट लार्जर बेनिफिट्स, ताकि वहां से वो बेहतर, अधिक से अधिक बेनिफिट, फायदा उठा सके एट द कॉस्ट ऑफ कॉलोनी। उसका कुछ नहीं जा रहा था। कॉलोनी भारत कॉलोनी थी, तो भारत के रिसोर्सेज को बेहिचक बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब यहाँ के रिसोर्सेज का वो एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, शोषण कर रहा है, ठीक है। उसके देश में उतना सारा रिसोर्सेज नहीं है, और जब उनके यहाँ रिसोर्सेज खत्म होने लगे थे इंग्लैंड में, तब जाके अपने वो सर्च टीम को भेजा और पता करने के लिए कहा कि कहाँ दुनिया में और ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को के कंट्रीज को के रीजन्स को इन्होंने कॉलोनी बनाने शुरू कर दिया था। सेकेंड देखिए, रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनी वर यूज्ड टू अटैक, मतलब दूसरे देश के रिसोर्सेज को ये यूज करना शुरू कर दिए ताकि अपनी इंपेरियलिस्टिक साम्राज्यवाद की जो लक्ष्य है उसे पूरा कर सके। इसलिए इन्होंने इंपेरियलिस्टिक अप्रोच को अटैक किया, जिससे कि ये अपनी ताकत भी उस कंट्री के ऊपर दिखाएगा, साथ साथ वहां के रिसोर्सेज को, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो मैन मेड रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो, इवन ह्यूमन रिसोर्स, इन सभी को वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा। ये इंपेरियलिज्म का इंपैक्ट था दुनिया के ऊपर में। इसी इंपेरियलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत में दुनिया के सामने एक नई प्रथा आ गई थी 18वीं सेंचुरी में, जिसे हम लोग स्लैव ट्रेड कहते हैं, दास प्रथा कहते हैं। था तो पहले से वो काम कर रहा था, भारत में मेडिवल पीरियड में भी काम कर रहा था, दुनिया में मेडिवल पीरियड में काम कर रहा था, लेकिन मॉडर्न पीरियड जब ट्रांसफॉर्म हो रहा था ना, ये बहुत तेजी से होने लगा। ह्यूमन रिसोर्स जो है कम्युनिटी के रूप में यूज किया जाने लगा। इंसानों को क्रय विक्रय, गधे बकरी के सामान जो है ना खरीदा और बेचा जाने लगा था। कॉलोनाइजेशन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस टॉपिक इज कॉलोनाइजेशन। भाई कॉलोनी से कॉलोनाइजेशन बना है, तो भाई कॉलोनी बनाने की प्रक्रिया को ही कॉलोनाइजेशन कहेंगे, पर ऐसा लिखना नहीं एग्जाम में, अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉलोनी इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन, गलत हो जाएगा, नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो कॉलोनाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ कॉलोनी इज देयरफॉर, मतलब प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट। आया बाहर से, भाई ब्रिटेन से चला आया, भारत में आकर सेटल कर गया, ट्रेड सेटलमेंट के रूप में आया, व्यापार करने के मकसद से आया और यहीं सेटल कर गया, और यहाँ के रिसोर्सेज को वो बेहतर रूप से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और एबव दिस प्रोसेस, इसको जब सबक किया गया दोनों प्रोसेस को, कि सेटलमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री बाय सम अदर कंट्रीज इज कॉल्ड एज कॉलोनाइजेशन, उसे ही कॉलोनाइजेशन कहा गया है। तो ये कॉलोनाइजेशन की जो काम का डेफिनेशन यहां से हम लोग अराइज करते हैं, तो सिंपल कहिएगा कॉलोनाइजेशन क्या है? तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है सेटलमेंट का और एक्सप्लॉइटेशन का, सेटलमेंट का और एक्सप्लॉइटेशन का, ठीक है। सेटलमेंट का एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स, किस चीज की एक्सप्लॉइटेशन होगी, किस चीज की सेटलमेंट किया जाएगा? तो रिसोर्स का सेटलमेंट किया जाएगा, रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा। किसका? अपने देश का नहीं, दूसरे देश का, जहां पे कॉलोनी स्थापित की गई है। कौन करेगा? जिसने कॉलोनी स्थापित किया है, जो वहां पे पावर दिखा रहा है, इंपोज कर रहा है पॉलिसीज, उसे कहा जाएगा कॉलोनाइजेशन। दैट्स ऑल। ये वीडियो आपका सेकेंड टॉपिक का है, वीडियो को देखना है। देखने के बाद अगर डाउट्स होते हैं कमेंट बॉक्स में आप डाउट रखें कि क्या आपको समझ नहीं आया, और अगर समझ में आया तो भी लिखें आइलेंड्स 2। दूसरी चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में बाय एनी मीडियम, वो भी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, सो दैट कि मैं और बेहतर वीडियोस और बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सकूं, मुझे मजा आए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं। दैट्स ऑल, थैंक यू।